बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 5 हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं IFRS 9। मैंने आपके साथ फाइनेंशियल एसेट्स डिस्कस किए और फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन की। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी पर आ जाए। IFRS 9 का पैराग्राफ 4.2 पर डेफिनेशन लिखी हुई है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी is any liability that is a contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity. Malik Kud. A contractual obligation to deliver cash, या तो कैश देना पड़ेगा या अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कोई और फाइनेंशियल एसेट देना पड़ेगा। A contractual obligation to exchange financial assets, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैं कि या तो फाइनेंशियल एसेट एक्सचेंज करूंगा या फाइनेंशियल लाइबिलिटी एक्सचेंज करूंगा किसी एंटिटी के साथ अंडर कंडीशन डेट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू द एंटिटी। सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। लाइबिलिटी हमेशा एक बैड न्यूज़ होती है क्योंकि आपके ऊपर शोल्डर पर कोई बर्डन होता है जिसे आपने डिस्चार्ज करना होता है। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी और नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी वैसे ही है जैसे फाइनेंशियल एसेट और नॉन फाइनेंशियल एसेट है। क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल फॉर फिक्स एसेट, एक्सपेंस पेएबल, बोरिंग्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अनफेवरेबल फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको MFA के टीचर सिखाएंगे। मेरे से मुलाकात हुई तो मैं सिखाऊंगा, नहीं तो कोई भी टीचर जब आपको करेंसी मैनेजमेंट सिखाएंगे तो वहाँ पर वो आपको फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट की गेन या लॉस कैलकुलेशन सिखा रहे होंगे। नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी में इनकम इन एडवांस है और टैक्स पेएबल है। ये दोनों क्यों नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है और यहाँ एंटिटी का इनकम टैक्स वालों के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आगे चलते हैं बच्चों। मेजरमेंट है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की। द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ आर मेजर्ड एज फॉलो। पहले भी बताया था आपको, फाइनेंशियल लाइबिलिटी या तो अमोर्टाइज कॉस्ट पर मैयर होगी या फिर उसके लिए फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, लेकिन ये इररिवोकेबल है। मीन वंस यू हैव सिलेक्टेड फेयर वैल्यू थ्रू P&L यू कांट रिवर्स योर मेजरमेंट बेसिस। अमोर्टाइज कॉस्ट आ गया तो इसको तो बाद में देखते हैं। फेयर वैल्यू P&L मॉडल कब लगेगा? या तो आपने डिबेंचर वगैरह जो है वो ट्रेडिंग के लिए हेल्ड किए हों या टू रिड्यूस अकाउंटिंग मिसमैच। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग क्या है? ओपन मार्केट में आप इसे खरीदते और बेचते हैं। जैसे शेयर की वैल्यू अप डाउन होती है ऐसे ही डेट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू भी अप डाउन होती है और आपको गेन लॉस मिलता रहता है बिफोर द एक्चुअल रिडेम्पशन डेट। अकाउंटिंग मिसमैच क्या है? इसे रिड्यूस कैसे किया जाता है अभी इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मूव कर जाओ मैं टुवर्ड्स द अमोर्टाइज कॉस्ट। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल वही है जो हमने फाइनेंशियल एसेट के लिए किया है बेटा, और उसी तरीके से हम इसकी सारी स्टोरी देखेंगे जैसे फाइनेंशियल एसेट की देखते रहे। और अल्लाह ने चाहा आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, सिर्फ सोचने की जो स्टाइल है वो हम तब्दील कर देंगे। पहले हम एज ए एसेट सोच रहे थे, अब हम एज ए लाइबिलिटी सोच रहे होंगे। रिकग्निशन क्राइटेरिया में बच्चों वही 2 पॉइंट है। एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। एंटिटी का कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। कंडीशन टू यूज़ मॉडल में 2 चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो पास करना और बिजनेस मॉडल टेस्ट पास करना, और ये दोनों वही टेस्ट हैं जो हमने फाइनेंशियल एसेट में किए। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे करनी है, और कैसे करनी है? फेयर वैल्यू बराबर होगी परचेज प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दोबारा सुनिएगा, और यहाँ परचेज प्राइस को हम कहेंगे लोन प्रोसीड्स, क्योंकि पैसे आपके पास आ रहे होंगे, जा नहीं रहे होंगे, पैसे आपके पास आ रहे होंगे क्योंकि आप लोन ले रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपके पास से जा रही होगी, आप पैसे दे रहे होंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट के। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, वो कहता है सर एसेट में आपने कहा था क्या परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बेटा वो इसलिए कहा था क्योंकि वहां एसेट ले रहे थे, प्राइस भी दे रहे थे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दे रहे थे।
यहां आप लायबिलिटी इनकर कर रहे हैं। लायबिलिटी जब भी इनकर होती है मेरे बच्चों, जब आपको पैसे आएंगे, कैश आएगा, लोन क्रेडिट होगा। अब कैश आ रहा है, उस आए हुए कैश में से आप क्या पे करेंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यहां स्टैटिक लगा लें, लोन प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा। आगे चलते हैं। अब लोन प्रोसीड्स क्या है? अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फेस वैल्यू है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट ना हुआ तो फिर लोन प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। आपकी कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो प्रीमियम पे इशू किए हैं। 100 रुपये वाली चीज़ के आपने 120 दिए हैं तो प्रीमियम ऐड होगी। और अगर हल्की कंपनी है आपकी तो फिर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। आपने लिए तो 80 हैं लेकिन जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो तो फेस वैल्यू पे होगा और वो 100 की वैल्यू होगी। तो प्रीमियम ऐड होती है, डिस्काउंट लेस। ये तो फाइनेंशियल एसेट से ही देखा। नई बात ये है जिसको फोकस करना है कि फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में लोन प्रोसीड्स में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस पे आ जाए। इंटरेस्ट इनकर्ड विल बी इन P&L और वो किस पर होगा? अफेक्टिव रेट पर। पुरानी बात है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जी बनेगा, अमोर्टाइज कॉस्ट भी कैलकुलेट होगी, वही रूल है। पुराना बकाया प्लस, अब कमाया नहीं है, अब खर्चा है। पुराना बकाया जो देना था प्लस जो खर्चा किया माइनस जो पे कर दिया, ये है बाकी बकाया। फाइनेंशियल एसेट में उसके एसेट का बकाया था, फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में आपकी लायबिलिटी का बकाया है। तो कैसे पढ़ोगे? ओपनिंग बकाया प्लस खर्चा माइनस गया। दोबारा सुने, ओपनिंग बकाया प्लस खर्चा माइनस गया बाकी बकाया। याद रहेगी बात? आगे आ जाए। डिस्पोजल सिलेबस में नहीं है, डिस्क्लोजर सिलेबस में नहीं है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आप समझ गए होंगे, अमोर्टाइज कॉस्ट पे करना है। तो इसका मतलब है शेड्यूल भी तकरीबन वही रहेगा, सिर्फ हमारी सोचने की जो थिंकिंग है उसे हमें रिवर्स करना है। ठीक है, अब ये स्लाइड हमारे सामने है, सॉल्व करना है हमने ये एग्जाम्पल। ज़रा गो थ्रू करें। कहते हैं चिंगची लिमिटेड इशूड द फॉलोइंग डिबेंचर ऑन 1 जनवरी 19। ये देखें, चिंगची लिमिटेड ने क्या किया? इशू किया। इन्होंने डिबेंचर दिए हैं तो फिर इन्होंने कैश लिया है, और ये ट्रांजैक्शन कब हुई? 1/1/19 को। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेस वैल्यू डिबेंचर की कितनी है? 2,25,000। किस पर इशू किया? डिस्काउंट पर। डिस्काउंट इस फिगर में से क्या होगी? माइनस होगी। 2,25,000 का 5% ले लें, 2,25,000 में से माइनस कर दें, 2,13,000। अब ये क्या है? फेयर वैल्यू। ये क्या है? फेयर वैल्यू, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। और अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती हुरैरा क्या करते? लेस करते। शाबाश। कूपन रेट 10% है। कल तक बोला करते थे इस पर आया, आज बोलेंगे इस पर गया। डिबेंचर विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years on 31 दिसंबर 21 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पर होती है। प्रीमियम हमेशा अफेक्टिव रेट 15.7% है। इंटरेस्ट एरियर में पे किया जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो पेमेंट एरियर्स में होती है इंटरेस्ट की। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द इंटेंशन इज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट टिल मैच्योरिटी टू गेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। मेरे बच्चों, हम कह चुके हैं, ये देखिए, अगर हमारी इंटेंशन क्या है, अगर हमारी इंटेंशन क्या है कि हमने इसको, कहाँ पे आ गया ये, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लेना है और इंटेंशन है टू होल्ड टिल मैच्योरिटी, तो फिर कौन सा मॉडल लगता है? अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। इंटेंशन उसने बता दी, अब हम इस पे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे। जनरल एंट्रीज पूछ रहा है और साथ क्या पूछ रहा है हमसे? जनरल एंट्री पूछा तो शेड्यूल जो है वो वर्किंग में चला जाएगा। इसी में मैं आपके साथ एक्सट्रैक्ट भी बना लूँगा ताकि इसी एरिया से सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ज़रा ट्राई करें, ट्राई कीजिए आप। आओ बेटा, सबसे पहले बनाते हैं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। जी भाई, कूपन रेट कितना है? 10%।
बेटा कंपोजिंग एरर है हमारे बुक में, सही कर लीजिएगा, गलती से गलत रेट लिखा हुआ है, कैलकुलेशन सही है। इफेक्टिव रेट में भी कंपोजिंग एरर है, उसे भी सही कर लीजिएगा। इफेक्टिव रेट कितने भाई? 15.07, 15.07 और ये कितना है? 10%। आए भाई, कब इशू किया? 1/1/19 को, 1/1/19 को। अब यहाँ पर हमें क्या लेके आनी है? फेयर वैल्यू। आए फेयर वैल्यू पे चलते हैं। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू लोन प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब अगली बात यह है कि सर लोन प्रोसीड्स कैसे आएगी? ये देखिए, लोन प्रोसीड्स इक्वल टू फेस वैल्यू एड प्रीमियम लेस डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितनी है? 2,25,000। प्रीमियम है या डिस्काउंट है जी? डिस्काउंट है। माइनस डिस्काउंट कितने परसेंट है? 5% ऑफ 2,25,000। ये कितना बना? 2,25,000 माइनस ये कितना हुआ? 11,250। कितना हुआ? 2,13,750। ओके हो गया। अब लोन प्रोसीड्स कितनी है? 2,13,750। ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो यही आंसर आ जाएगा। अगर होती तो इसमें से क्या करते हैं, क्योंकि ये पैसा आ रहा होता है और ये पैसा जा रहा होता है। अब आगे आ जाए, 1/2/19 को फेयर वैल्यू कितनी बनी भाई? 2,13,750। फिर पहली डेट कब है? 31/12/2019। अब इस पर खर्चा रिकॉर्ड करना है। कमाया नहीं था, पहले कमाया था, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? खर्चा। और जहाँ लिखा हुआ है आया, वहाँ क्या लिखूँगा? गया। फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी में ये फ़र्क पड़ेगा। बनाएं जी। खर्चा कितना हुआ? 32,212। शाबाश। गया कितना? 10% जाएगा किस पर? कूपन रेट पर। लेकिन वैल्यू कौन सी होगी? फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू हमारी कितनी है? 2,25,000। इस पर 10% ले लें, कितना बना? 22,500। अब ध्यान से सुने, बकाया प्लस खर्चा माइनस गया, कितना बकाया? 2,23,462। फिर 31/12/20 दूसरा साल। कितने साल की मांगी है एंट्रीज? टिल मेच्योरिटी 30 पूरा मांगा है जी। 33,676 टिल मेच्योरिटी का मतलब पूरी लाइफ का बताएं और रीपेमेंट भी करवाएं। गया फिर 22,500 ही रहेगा। ओपनिंग बकाया प्लस खर्चा माइनस गया, बताएं जी। 2,34,638। 31/12/21। फिर बनाएं जी। 35,362 जी। 22 नहीं, अभी तीसरा साल आ गया। अच्छा भाई, अब अगर तीसरा साल आ गया तो रिडीम किस पे होना है, कुछ बताया है जी भाई? कहाँ है जी? डिबेंचर विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years ऑन 31/12/21 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और आपको बताया था प्रीमियम हमेशा किस पे लगती है? फेस वैल्यू पे। अब आ जाए रिडेम्पशन वैल्यू। क्या कहूँगा? रिडेम्पशन वैल्यू किसके बराबर होगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू बताएं। 2,25,000
प्रीमियम कितनी है? 10%। लगा दें 10%, 22,000। टोटल कितना हुआ? 2,47,000। अब ये 2,47,000 रिडेम्पशन वैल्यू है, 2,47,000। अब बेटा ये रिडेम्पशन वैल्यू है कि इस पे रिडीम होगा, तो ये जो इंटरेस्ट है ये एज इट इज़ है, इसको आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पर आपने जो लेना देना है वो 22,500 भी देना है और रिडेम्पशन वैल्यू भी देनी है। तो यहाँ लिख लें टोटल पेमेंट्स, बच्चा यहाँ गलती कर जाता है, टोटल पेमेंट्स बराबर होगी किसके? रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इंटरेस्ट पेड। अब बताएं जी रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है? 2,47,500 और इंटरेस्ट पेड कितना आएगा? 22,000। जमा कर दे 2 लाख, बोलो 70,000। अब इधर आ जाए, कितना पे करूं? 2,70,000 पे कर दिया। ओपनिंग बकाया प्लस खर्चा माइनस गया, क्या बचा? 0। इसका मतलब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर आ जाए एंट्रीज में, 1/1/19 को इशू किया है तो बैंक क्या होगा? डेबिट। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट। कितने से है? 2,13,750। इसके बाद क्या है? 31/12/19। खर्चा, खर्चे की एंट्री बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। इसका मतलब इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट नहीं करना, जैसे वहाँ इंटरेस्ट रसीवेबल को डेबिट नहीं किया था। यहाँ खर्चा अक्रू होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी में। कितना था पहले सर? 32,212, 32,212। इसके बाद गया 31/12/19 को, जाने की एंट्री क्या करूँगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। कितने से? 22,500। इसके बाद क्या होगा? 31/12/20। खर्चे की एंट्री बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 33,676, 33,676। इसके बाद गया, कब गया? 31/12/20 को, जाने की एंट्री फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट। कितना गया? 22,500। इसके बाद फाइनल रिडेम्पशन 31/12/21 को, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? तीनों अक्रू के लिए थे, एक नहीं, तीसरा नहीं किया, सॉरी यार। पहले इंटरेस्ट अक्रू करें जो खर्चा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 35,362, 35,362। चेक करें सारी एंट्रीज, फिर आगे चलेंगे। जी भाई, क्या रह गई? लास्ट रह गई है।
फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट 31/12/21 को फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और बैंक हो गया क्रेडिट कितने से? 2,70,000 से, 2,70,000 से। लो मेरे दोस्तों, ये है आपकी स्टोरी किसकी? फाइनेंशियल लायबिलिटी की। अब ज़रा एक्सट्रैक्ट पे आ जाए। एक्सट्रैक्ट में आना क्या है? फाइनेंस कॉस्ट ने कितने साल है? 2019 है, 2020 है और 2021 है। यहाँ पर जो खर्चा है वो आना है। पहला खर्चा बताएं। 32212 खर्चा है तो ब्रैकेट लगाएं। दूसरा 33676 और तीसरा 35362, ये भी आ गया। अब इधर आ जाए फाइनेंशियल पोजीशन पे। फाइनेंशियल लायबिलिटी थी 31/12 के एंड में कितनी थी? बैलेंस में से उठाएं 223,462, 223,462 यही है भाई। 2019, 2020, 2021 सारी नॉन करंट थी, करंट कुछ नहीं थी। 2020 के एंड में देखें जी, और ये विद इन 1 ईयर रिडीम हो जाएगी। इसका मतलब नॉन करंट नहीं है, सारी करंट है। कितनी? 2, 3, 4, 6, 3, 8 और 2021 में पे ऑफ हो गई, तो ना नॉन करंट है ना करंट है। ये बेटा फाइनेंशियल लायबिलिटी का कुछ फॉर्मेट था, मुश्किल नहीं है। एक दो चीज़ों पे जहाँ मैंने आपको कहा है कि ध्यान रखने से वो आपने फोकस रखनी है, बाकी चीज़ें वही हैं। आगे आ जाए, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर दीजिए प्लीज़। जी बच्चों, सारा लिमिटेड इशूड द फॉलोइंग डिबेंचर ऑन 1/1/19। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। Face value of debenture is 1,50,000. It is issued at a premium of 10%. Transaction cost of 2,500 has been incurred. Coupon rate is 15% per annum. Debenture will be redeemed after 3 years on 31st December 21 at par value. The effective interest rate is 11.63% per annum. इंटरेस्ट विल बी पेड सेमी एनुअली। ये नया पॉइंट आ गया भाई। इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली, हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे करेगा ऑन 30 एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी। अब मामला क्या है? इंटरेस्ट पे करना है सेमी एनुअली, लेकिन जो खर्चा कर रहा है वो पर एनम कर रहा है। तो सिंपल तरीका हमारे पूरे R2 में क्या हुआ करेगा? जिस शक्ल में पेमेंट किया करेगा हम इंटरेस्ट रेट को उस शक्ल में ले आएंगे। तो क्या शक्ल होगी? 11.63 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5.815%। बोलो जी, पर 6 मंथ, पर 6 मंथ। अब जो हमारा शेड्यूल बनेगा अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए वो 6 महीने के बाद कैलकुलेशन कर रहा होगा। किस पे कर रहा होगा? 6 महीने के बाद कैलकुलेशन। तो इसका मतलब रूल क्या बना जी? कहाँ पे कूपन रेट? 15% डिवाइडेड बाय 2, ये भी कितना आएगा? 7.5% पर 6 मंथ। तो खर्चा भी 6 महीने के हिसाब से और जाना भी 6 महीने के हिसाब से। अब बेटा क्या पूछ रहा है? प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज पास ही नहीं हो सकती जब तक शेड्यूल ना बने।
इफ द इंटेंशन इज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट टिल मेच्योरिटी टू गेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, मेच्योरिटी तक होल्ड करना चाहता है, ये बिजनेस मॉडल है, और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लेना चाहता है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का मॉडल है। और दोनों मॉडल इसने पास कर लिए, इंटेंशन भी बता दी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के लिए, अपनी स्टोरी अपनी इंटेंशन वो भी मेंशन कर दी। अब शेड्यूल पर आ जाए। इफेक्टिव रेट 6 महीने का लेना है, कितना आया भाई? पहले टोटल बताएं कितना था पर एनम? 11.63% डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 5.815। कूपन रेट कितना था? डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? 7.5। ओके हो गया। अब हमने ये डिबेंचर इशू कब की है सारा ने? 1/1/19 को। फेस वैल्यू कितनी थी? 1,50,000। प्रीमियम पर इसने इशू किया और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ गई। अब इधर आ जाए, फेयर वैल्यू बराबर होगी लोन प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लोन प्रोसीड्स बराबर होगा फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम पे किया, इसका मतलब ये पैसे भी आए हैं कितने परसेंट प्रीमियम? तो 1,50,000 का 10% भी ले लीजिए। टोटल कितना हुआ? 1,65,000। इस 1,65,000 को इधर ले आए, ये लोन प्रोसीड्स है 1,65,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 2500। वो इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 1,62,500। ये मेरे अमोर्टाइज शेड्यूल में बैलेंस आ जाएगा पहले दिन 1,62,500। अब पहला इंटरेस्ट साल के बाद नहीं 6 महीने के बाद होगा। ऊपर रेट भी मैंने 6 महीने के लिए किए हुए हैं। इस बैलेंस पे ये रेट लगा दीजिए, 6 महीने का इंटरेस्ट 9450। अब फेस वैल्यू कितनी है? 1,50,000। उस पर 7.5% लगा दीजिए, 11,250। ये गया तो ब्रैकेट लगा दें। 30/6/19 को बकाया कितना है? 1,60,700। अब दोबारा आ जाए, इस पर लगाएं 5.815% खर्चा आएगा 6 महीने का। ये कब आया? 31/12/19 को। गया कितना? जाने वाला सेम रहेगा। बकाया कितना? 158,795। फिर खर्चा कितना? 9234। गया कितना? बकाया कितना? 156,780 कर दें। अब लगाएं जी 9117। गया कितना? कितना आया? 154,646। अब ये 6 महीने से कैलकुलेशन हो रही है। 30/6/21 को खर्चा 8993। गया कितना? बकाया कितना? 152,389। खर्चा कितना? 8861। गया कितना? अब ध्यान से, यहाँ आपने जो इंटरेस्ट 6 महीने का है वो भी जाएगा और साथ रिडेम्पशन वैल्यू भी जाएगी। और रिडेम्पशन वैल्यू पार वैल्यू यानी 1,50,000। यहाँ बच्चा गलती करता है, 1,50,000 भी लेना है और जो इंटरेस्ट 6 महीने का जाता है वो भी लेना है। टोटल कितना गया? 161,250। बैलेंस बताएं जी। लो भाई, यहाँ बच्चा गलती करता है, दोबारा सुन लें। जो इंटरेस्ट है वो भी, और अगर प्रीमियम या पार पे हो तो वो भी। ओके हो गया। अब आ जाए वर्किंग्स पे। बेटा जनरल एंट्रीज उसने पूछी है? आए जी, जनरल एंट्रीज पास करते हैं। कब इशू किया? 1/1/19 को। जी भाई, बैंक डेबिट हुआ
और फाइनेंशियल लाइबिलिटी जिसका नाम डिबेंचर है वो क्रेडिट हुआ। फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना 162,500 162,500। फिर 30/6/19 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट हुई। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ कर सकते हो, एंट्रीज को आप साल के आखिरी दिन पे लेके जा सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने के बाद आप एंट्री पास कर रहे हो। बस फिर जब एंट्री पास करनी है तो ज़रा ध्यान से करनी है, क्योंकि लीज़ में मैं आपको सालाना एंट्री करवाऊँगा तो मैं यहाँ पर भी साल के बाद एंट्री करने लगा हूँ। इससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये करना है कि अब 6 महीने ये इधर देखें हुरैरा, 6 महीने ये और 6 महीने ये दोनों को सम करके एंट्री करवाएं। पहली फिगर बताएं, 9450 प्लस 93। लो बेटा, दो पोर्शन मैंने 6 महीने के जमा कर दिए, साल का इंटरेस्ट आ गया। बोलें जी फाइनेंशियल लाइबिलिटी जी 18795। अब जो गया है उसको भी इकट्ठा करके 31/12/19 को लिख दें। फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट कर दें और बैंक क्रेडिट कर दें। एक दफ़ा में कितना जा रहा था 11,250, अब 2 दफ़ा जमा कर दें इन्हें 11,250, कितना बना जी 22,500। एंट्री पास कर दें 22,500 से फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट। और ये मेरे शहजादे ने, शहजादा है ना, शहजादा, इसने एक तीसरा कॉलम भी बना दिया। मुझे लगता है इसके भी खालू मान गए हैं अहमद के खालू की तरह। चलो जी आगे चलें। अब 31/12/20 को खर्चे की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। पहली फिगर बताएं 9234, दूसरी 9117। टोटल कर दें 18351 18351। फिर पेमेंट कर दीजिए 31/12, ये 31/12/20 है बेटा, और ये भी 31/12/20। पेमेंट करें फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से 22,500। इसके बाद आए 31/12/21 जी, पहले एंट्री लिखवाएं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। पहली फिगर बताएं 8993 प्लस 8861 कितना बना 17854 17854। अब पेमेंट दे दीजिए 31/12/21 को फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेबिट कर दीजिए और बैंक क्रेडिट कर दें। कितने से कितनी पेमेंट की है? ये है पेमेंट, ये भी पेमेंट है, शाबाश। 11250 ये एक इंटरेस्ट की पेमेंट है 6 महीने की, और जो दूसरे 6 महीने का इंटरेस्ट है वो इसमें शामिल है। इसको एज इट इज़ लिख दें 161,250। ये दोनों पेमेंट 21 में गई हैं। इसकी एंट्री हम साल के आखिरी दिन पास कर रहे हैं। बोलें जी 172,500 172,500। लो बेटा ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हाफ मंथ का, हाफ ईयर का, फिर क्वार्टर का भी आएगा, फिर मंथली भी आएगा। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एक्सट्रैक्ट में आ जाए। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सारा लिमिटेड।
जी भाई 2019 में फाइनेंशियल चार्जेस दोनों इकट्ठे करके बताने हैं कितने हैं 18795 ब्रैकेट लगा दें 20 में 18351 और 21 में यहाँ कहीं किया था ये है 17854 17854 ये ब्रैकेट लगा दें इधर 18351 पे ब्रैकेट लगाएं 18795 पर ब्रैकेट लगाएं फाइनेंशियल चार्जेस के सामने लिखें। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट पे आ जाए। लाइबिलिटी है 19 में कितना है बैलेंस लिखवा दें 158,795 सारी नॉन करंट में लिखिएगा, करंट में कुछ ना लिखिएगा। दूसरे साल नॉन करंट में ना लिखिएगा, सारी करंट में लिखिएगा। 2020 में कितनी है 154,646 और तीसरे साल में ये पे ऑफ हो गई, ख़त्म हो गई। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, बुखार काफ़ी हुआ था, लेकिन क्योंकि रोज़ का रोज़ लेक्चर होता रहे तो ठीक होता है, अदरवाइज़ आदत ख़राब हो जाती है। मैंने कोशिश की आके मैं लेक्चर जितना हो सके उतना रिकॉर्ड कर दूं। आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी OCI मॉडल के थ्रू करवाई है। इंशाल्लाह मंडे को हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी थ्रू PNL भी करेंगे और पास पेपर भी करेंगे। आज मैं होमवर्क पुट करूँगा, वो होमवर्क ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।